तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज देखेंगे हम सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस पेपर नंबर 11। इसमें सभी PYQ हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है, तो इनको मिस मत करना और अपने आंसर को मैच करना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, विलोम शब्द है ये और हमने मैच करने हैं कि कौन सा विलोम किसके साथ मैच होगा। ठीक है, तो अगर बात करें ए में लिखा है खंडन। तो आपको पता है कि खंडन का विलोम होता है मंडन। ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा थ्री, ठीक है, उसके बाद अगर बात करें बी ऑप्शन पे लिखा है दाता, तो दाता का हो जाएगा याचक। ठीक है, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सी पे लिखा है चिरंतन, तो चिरंतन का हो जाएगा नस्वर, तो मतलब सी का हो जाएगा टू। ठीक है, सी का हो जाएगा टू। उसके बाद अगर बात करें डी पे लिखा है आगामी, तो आगामी का हो जाएगा भैया विगत, तो मतलब क्या हो जाएगा डी का हो जाएगा फोर। तो हमारा आंसर बन रहा है जो 3 1 2 4, 3 1 2 4। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो 3 1 2 4 हमें दिख रहा है यहाँ पे बी ऑप्शन में, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुमाऊनी भाषा की जो पत्रिकाएं हैं वो है पहरू और आदली कुशली। ठीक है, पहरू और आदली कुशली ये दो पत्रिकाएं हैं। तो एक और दो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि बी ऑप्शन में है, एक और दो। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची युग्म चयनित कीजिए। ठीक है, हमें बताना है कि आयुष्मान शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे। तो देखो, इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में चिरायु, दीर्घायु और चिरंजीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला है। तो ये कह रहा है कि हुड़किया बोल जो गीत गाए जाते हैं वो क्या है, वो एक कृषि गीत है, खरीफ की फसल के समय गाए जाते हैं, है ना। उसके बाद अगर देखें जो बिटमणी गीत होते हैं, तो बिटमणी गीत होते हैं विवाह गीत। ठीक है, विवाह गीत होते हैं। उसके बाद अगर बात करें जो न्योली गीत है, न्योली एक विरह गीत है, या न्योली वन गीत भी होते हैं, वन गीत, है ना। झोड़ा क्या है, तो सर आप बोलोगे झोड़ा एक नृत्य गीत है, सामूहिक नृत्य गीत है जो कि माघ के महीने गाए जाते हैं, और स्त्री पुरुष का क्या है ये श्रृंगारिक नृत्य है, और इसमें हुड़का का प्रयोग किया जाता है ना। तो हमारा क्या बना, अगर बात करें तो ए का क्या बना है, सर आप बोलोगे ए का बना है 3, ए का बना है 3। उसके बाद देखें बी का क्या बना है, तो बी का बना है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे बी का 4। उसके बाद देखें जो न्योली है, न्योली का बना है 2, तो हो जाएगा 2। उसके बाद झोड़ा देखें तो झोड़ा का बना है 1, यानी नृत्य गीत। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1 किस ऑप्शन में है, तो देखते हैं 3 4 2 1 है भैया फर्स्ट ऑप्शन में। तो सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3 4 2 1। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कह रहा है कि आचार्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक के लिए या रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो उनको जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है आलोक पर्व के लिए, और मिला है 1973 में। ठीक है, 1973 में इनको आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगर बात करें इनके जन्म की, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 अगस्त 1907 को। ठीक है, 19 अगस्त 1907 को इनका जन्म हुआ था। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, अनामदास का पोथा, आलोक के हाँ आलोक के फूल, सीरीज के फूल, ये सब इनकी क्या है रचनाएं हैं। तो साथ साथ आपने इनको नोट भी करते रहना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है कि जो बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक है इसके लेखक कौन है। तो जो बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक है इसके जो लेखक है वो है डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल। डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल क्या है, इस बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल में। दोबारा से सूचियों का मिलान करना है। तो आपको पता है जो का वर्ग होता है वो कंठ्य होता है, यानी का हो जाएगा एक। यानी का क्या हो जाएगा? एक। कंठ्य व्यंजन होता है का वर्ग। तालव्य व्यंजनों की बात करें तो तालव्य व्यंजन होते हैं चा वर्ग यानी चार। यानी चा छा जा झा तालव्य हो जाएंगे, यानी बी का हो जाएगा चार। ठीक है। अगर बात करें मूर्धन्य तो आपको पता पता है कि टा वर्ग होता है मूर्धन्य, यानी ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा दो। टाठा डाडा, तो लिख दो यहाँ पे दो। अगर बात करें दंत्य व्यंजनों की तो ता वर्ग होता है दंत्य व्यंजन यानी तीन। तो चार, एक चार दो तीन, एक चार दो तीन। तो किस ऑप्शन में है एक चार दो तीन? एक चार दो तीन यहाँ पे हमें हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपको ये वर्णमाला में इनके उच्चारण स्थान आने चाहिए, ठीक है, सभी के। उसके बाद अगर बढ़ते हैं अगले सवाल में, तो अगला सवाल कहता है अलंकार से है कि उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप लगाया जाता है तो उस समय वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, है ना। चरण कमल बंदो हरिराई, ये क्या है? रूपक अलंकार के उदाहरण है। और अगर इसकी पहचान की बात करें तो पहचान में हमें मिलता है यहाँ पे योजक चिन्ह। ठीक है। योजक योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इसकी पहचान का है। तो आप बोलोगे रूपक अलंकार की। अगर बात करें यहाँ पे उपमा अलंकार की तो आप बोलोगे कि उपमेय की तुलना जब उपमान से की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में होती है वर्णों की आवृत्ति, और यमक अलंकार में आता है एक शब्द दो बार। शब्द दो बार आता है और दोनों बार अलग अलग अर्थ देता है। ठीक है, अलग अलग अर्थ देता है। यमक अलंकार में एक शब्द दो बार आता है और दोनों बार क्या होता है? अलग अलग अर्थ देता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से है और प्रीवियस ईयर में दो तीन बार आ चुका है। जो रिक्त शब्द होता है, रिक्त, ठीक है, रिक्त शब्द का उपयुक्त वाक्यांश है। ठीक है। तो आपको पता है जो विरासत में मिली संपत्ति होती है या पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति को कहते हैं रिक्त। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है इनमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम क्या होगा? सबसे पहले तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। सर्वनामों की अगर संख्या की बात करें, सर्वनामों की संख्या होती है 11। अगर सर्वनाम के भेद की बात करें तो भेद होता है सर्वनाम के 6। इन्हीं 6 भेदों में से एक भेद होता है इसका पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है तू। ठीक है। तू के साथ साथ अगर बात करें हम तुम, आप, तुझे, आपको, ये सब क्या होते हैं? ये मध्यम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। तो आपको ये बातें याद रखनी है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो आपको पता है कि वे शब्द जो किसी वस्तु, स्थान, गुण, भाव एवं अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा बराबर नाम। ठीक है। अब जो इसमें भाववाचक संज्ञा होती है वो होती है भूख। ठीक है। मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति या किसी वस्तु के गुण, धर्म, दशा आदि भावों का क्या होता है? बोध होता है, तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। तो भूख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाथी यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है, सोना यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा है, और गंगा यहाँ पे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि जो HTML है, ठीक है, HTML क्या है? तो आपको पता है कि HTML की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट मार्कअप हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। अब लैंग्वेज से आप एक चीज ध्यान रख रहे हो, यहाँ पे लैंग्वेज मतलब भाषा होती है, तो ये होती है एक वेब भाषा। ठीक है। तो HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और क्या होती है? ये वेब पेज को डिजाइन करने में यूज होने वाली भाषा होती है। ठीक है। वेब भाषा कहलाती है HTML। क्लियर है? तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि जो शब्द है वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव में कौन सी संधि है? तो अगर बात करें सबसे पहले तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा वार्षिक धन उत्सव। वार्षिक धन उत्सव हो जाएगा, जो मिलकर क्या बनेगा? वार्षिकोत्सव बनेगा। और इसमें हो जाएगी गुण संधि।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शब्द है वार्षिकोत्सव, इसमें गुण संधि हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग आपको पता है शब्द के शुरुआत में लगते हैं, आदि में लगते हैं। अगर बात करें प्रत्यर्पण, तो प्रत्यर्पण में होगा प्रति उपसर्ग, प्रत्येक में भी हो जाएगा प्रति उपसर्ग, यण संधि के उदाहरण है। प्रतिरोध में भी हो जाएगा प्रति उपसर्ग। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी बचा, प्रस्तुत शब्द में हो जाएगा प्र उपसर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि अज्ञ का विलोम क्या होगा। जो अज्ञ शब्द है इसका विलोम क्या होगा। सबसे पहले तो जो अज्ञ शब्द का अर्थ होता है वो होता है जो कुछ नहीं जानता, यानी मूर्ख। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होगा। जो सब कुछ जानता होगा, या मतलब जो जानने वाला होगा, यो जो समझदार होगा, तो हो जाता है विज्ञ। ठीक है, विज्ञ क्या होता है, विज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला या समझदार। ठीक है, तो आगे क्या विलोम हो जाएगा, विज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि इनमें से प्रारूपण की विशेषता नहीं है। देखो नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। इसमें लिखा है प्रारूपण की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, इसका मतलब ये तो सही है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पे लिखा है प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो। अगर भाषा अलंकार युक्त होगी तो समझने में कठिनाई होगी, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा, है ना। ये इसका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करें अगले ऑप्शन की, यहाँ पे लिखा है प्रारूपण की भाषा विषयानुकूल हो। मतलब भाई जिस विषय पर बात है उसी विषय पर ये बात होनी चाहिए, मतलब मुद्दे पर बात होनी चाहिए। तो सही बात है, ये तो सही ऑप्शन है ना। उसके बाद लिखा है कि प्रारूपण की भाषा जटिल हो। तो जटिल तो नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके दो ऑप्शन हो जाएंगे। इसका मतलब इसके दो आंसर हो गए, है ना। क्योंकि सरल होनी चाहिए, भाषा जटिल हो जाएगी तो दिक्कत आएगी पढ़ने में, है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका बी और डी दोनों आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अगले सवाल की, जो अगला सवाल कहता है वो है सरकार। सरकार शब्द किस भाषा का है, तो सीधा याद रखना है सरकार शब्द है फारसी भाषा का। ठीक है, अगर बात करें अफसोस, अफसोस शब्द भी फारसी भाषा का है। यहाँ पे अगर बात करें तनख्वाह, ठीक है, तनख्वाह शब्द भी फारसी भाषा का है। सरदार शब्द भी सरदार शब्द भी फारसी भाषा का है। ठीक है, सिफारिश शब्द भी फारसी भाषा का है, सिफारिश। ठीक है, सिफारिश शब्द भी फारसी भाषा का है। ठीक है, और इसके साथ अगर अगर याद रखना चाहो तो आतिशबाजी। ठीक है, आतिशबाजी भी क्या है, फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल है वर्तनी से। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखो इसमें तो ऑप्शन बिल्कुल सरल है, क्योंकि जो अनुग्रहित होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुग्रहित। ठीक है, अनुग्रहित होता है सही। देखो यहाँ पे ये ऑप्शन सरल थे, लेकिन अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए होता तो ऐसे आ सकता था, अनुग्रहित। ठीक है, तो ये रा नहीं होती यहाँ पे होती है री। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, ये गलत है और ये सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित साहित्यकारों को उनकी जन्मतिथि के अनुसार व्यवस्थित क्रम मतलब लगाइए। ठीक है, मतलब इनको अब इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही हिसाब से लगाना है। अगर बात करें महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 मार्च 1907 को। ठीक है, अगर बात करें सुमित्रा नंदन पंत की, तो इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को कौसानी बागेश्वर में, है ना। इसके बाद अगर बात करें निराला जी की, तो निराला जी का जन्म हुआ था 21 फरवरी 1896। ठीक है, 1896। और अगर बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889। 30 जनवरी 1889। ठीक है, 30 जनवरी 1889 को जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। अब यहाँ पे बात करें, देखो सबसे पहले क्या आएगा, तो सर सबसे पहले कौन सी डेट ऑफ बर्थ आएगी, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले 89 आएगा। 89 आएगा ना, यानी सबसे पहले आएगा गा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद आएगा 1896,
यानी ग, ठीक है, यानी ग। उसके बाद बात करें तो आएगा 1900। उसके बाद क्या आएगा 1900, तो 1900 में क्या आएगा यानी ख। और इसके बाद अगर बात करें तो 1907 लास्ट में आएगा यानी का, ठीक है। तो अब हम मैच करेंगे, तो ये मैच कर रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ, घा, खा, ओ, घा, ग, खा और का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे मैच करने हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है, जो अंतिम सवाल है वो है, आधुनिक कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का प्रथम कंप्यूटर है। तो ये हो जाएगा हमारा एनिएक, ठीक है। एनिएक हो जाएगा, जो 1946 में बना था, 1946 में बना था। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगर यहीं पर बात करें, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लिखा है यूनिवैक, तो यूनिवैक हो जाएगा व्यापार के लिए यूज किया गया पहला कंप्यूटर, ठीक है। व्यापार, ट्रेड के लिए यूज किया गया पहला कंप्यूटर। और इसकी अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा सेट नंबर 11। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। इसमें सभी PYQ थे, तो आपको PYQ देखने की आदत पड़ जाएगी और उनको सॉल्व करने की आदत डालनी है आपको। आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।